देश के जवान जो बॉर्डर पे सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं तो हम चैन की रोटी खाते हैं। तो ब्रेक नहीं आएगा ना 4 साल या 5 साल का जैसे पहले आ गया था। हमने एक बात कहा, हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे और अगले वर्ष हो सकता हो इससे दुगुनी व्यवस्था में हम ये कार्यक्रम करें। आप जी मैडम, इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमको बोलने का मौका दिए हैं। हमारे बीच नहीं रहे हैं, शहीद हो गए हैं, तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका नाम क्या है? चंद्रावती प्रजापति। उपस्थित है और हमारे साथ एक महिला है जिनके जो हस्बैंड हैं वो सेना में शहीद हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताइए और आपका स्वागत है। मेरा नाम बेबी देवी। देश के जवान जो बॉर्डर पे सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं तो हम चैन की रोटी खाते हैं या यूं कहें कि चैन की सांस लेते हैं या चलते हैं फिरते हैं मौज मस्ती करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है जो हमारे जवान हैं वो हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस समय मौजूद हूँ बौद्ध संग्रहालय में। आपको बता दूं कि आज की जो तारीख है वो 23 मार्च है, जिसे हम शहादत के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है और शहादत के रूप में मनाया जाता है। ऐसा मानना है कि जो भगत सिंह हैं उनको आज के ही दिन फांसी दी गई थी, इसी वजह से आज के जो दिन है उसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बौद्ध संग्रहालय में बहुत सारे शहीद जो जवान हैं, जो जवान शहीद हो चुके हैं, उनके बहुत सारी फैमिली आज बौद्ध संग्रहालय में उपस्थित थे, मौजूद थे। हम उनके परिवार वालों से बात किए हैं और जानने का प्रयास किए हैं कि तब में और अब में उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। और हमारे साथ एक महिला है जिनके जो हस्बैंड हैं वो सेना में शहीद हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताइए और आपका स्वागत है। मेरा नाम बेबी देवी। जब आपको पता चला कि आपके जो हस्बैंड है वो शहीद हो चुके हैं तो उसके बाद समाज में, घर में क्या स्थिति जो थी वो ज़्यादा बदलाव आई इस चीज़ को लेकर? जब हमको पता चला कि हमारे हस्बैंड के साथ ऐसे हुआ है और उनका स्वानी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, उस समय मैं बाई एयर उनके पास गई और आईसीयू में 14 दिन मैं ऐसे देखते रही। फिर उनकी 1 मार्च 2018 को उनकी डेथ हो गई और मैं डेथ बॉडी लेकर अपने गाँव को आ गई। मतलब वो पहले हॉस्पिटल में 14 दिन तक भर्ती है। जब आपकी शादी हो रही थी या जब आपको पता चला कि जो आपके हस्बैंड हैं वो सेना में काम करते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन था? आप क्या सोची थी तब? मेरी शादी तो बाल विवाह हुआ था ना। जब आपको पता चला कि आपके जो पति हैं वो सेना में काम करते हैं, तब आपका क्या था रिएक्शन? हमें बहुत खुशी हुआ क्योंकि हमारे जीजा भी सेना में थे। हस्बैंड के जाने के बाद कुछ ऐसी बातें जो आपको आज भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आती हो? हम तो आज भी उनको इतना ही मिस करते हैं जितना पहले करते थे, क्योंकि हम लोग का नोक झोंक कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था? नहीं। कितने साल हो गए? 2018 में हुआ था तो 6-7 साल हो गए। तो अब क्या बदलाव आए हैं उनके जाने के बाद जो आपको ज़्यादा सफ़र करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से? उनके जाने के बाद हमारी 3 बेटियां हैं, उनके पढ़ाई लिखाई यहीं गोरखपुर में हो रहा है और मैं बदलाव अपने आप में ही लाई हूँ कि मेरा ज़िंदगी तो हमारे बच्चे हैं और उनके लिए हमें जीना है और उनको उस मंजिल तक पहुँचाना है जहाँ तक वो हमें सौंप गए थे। इसके लिए मैं यहाँ से गोरखपुर से देवरिया अप डाउन डेली करती हूँ। मेडिकल कॉलेज में जॉब करती हूँ। मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं आप? जी हाँ। और अपने बच्चों का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं? जी। मतलब हस्बैंड के जाने के बाद जो संघर्ष है वो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ा? जी, मुझे अकेले अपना बच्चों का संघर्ष करना पड़ता है। सरकार या समाज की तरफ से कुछ योगदान आपको मिले? जो हमारे फौज की तरफ से मिला वही मिला, न राज्य सरकार से हमें कुछ भी नहीं मिला। फौज की तरफ से क्या मिला आपको? फौज की तरफ से जो उनकी बेनिफिट कटी हुई थी और पेंशन थी और जो पैसे मिलते वही मिला और बच्चों को पढ़ने के लिए आर्मी स्कूल तक मिला और 2 बच्चों को पढ़ने के लिए पेंशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अत से अधिक गर्मी या अत से अधिक जो ठंडी होता है कि इंसान का शरीर सह नहीं पाता है, लेकिन जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सेना के जो जवान हैं वो इसी ठंड में या कहें कि इसी तपतपाती गर्मी में अपने देश की हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिनके हस्बैंड सिक्किम जैसी ठंडी प्रदेश वाले शहर में रहते थे और वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, शहीद हो गए हैं। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। जी। आपका नाम क्या है? चंद्रावती प्रजापति। तो आपके जब हस्बैंड का न्यूज़ आपको मिला था तब आप मतलब कि तबीयत खराब है तो क्या है, तो आपका क्या रिएक्शन था? आप कहाँ गई थी देखने के लिए? मैं देखने आई थी गोरखपुर। गोरखपुर में भर्ती थे? जी। अब वो कहाँ काम करते थे, उसके बारे में, उस प्रदेश के बारे में आपको कुछ आइडिया था पहले से? पहले उनका जैसे ड्यूटी लगा था जैसलमेर में, जैसलमेर से वो गए वहाँ सिक्किम गए तो बर्फ में जैसे उनका हादसा हो गया
तो आपको जब पता चला कि उनका जो है ट्रांसफर सिक्किम किया गया, तब आपका क्या रिएक्शन था? आप सपोर्ट में थे या आपको ये बुरा लगा कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना चाहिए? ऐसा नहीं, कुछ? मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं बोली वहाँ पर मत जाइए, तो बोले नहीं है मेरा ड्यूटी है, तो मैं जाऊंगी जरूर। मतलब आपको पसंद नहीं था उनका नहीं, सिक्किम जाना? नहीं नहीं, मेरे को नहीं पसंद था। तो जब आपको पता चला कि वो बर्फ में दब गए हैं और वो यहाँ पे भर्ती हैं, तब क्या फील हो रहा था आपको? कैसा लग रहा था? मेरे को नहीं, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। क्या करेगा कोई अब। तो आपके हस्बैंड के जाने के बाद ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना आपको जो आए दिन की दिनचर्या है उसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है? मेरे हस्बैंड के जाने के बाद यही मेरा बहुत सारा काम अधूरा छोड़ के वो गए थे। जैसे वो घर भी नहीं बनाए थे, घर बनाने की तैयारी कर रहे थे, फिर भी मैंने अपना घर बनाया। 2 बालक है, उन लोग को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। इन लोग को पढ़ा लिखा कर मैं सोचती हूँ जो ये भी कामयाब लोग हो जाएं पढ़ लिख करके। सरकार की तरफ से या कौन सा आपको लाभ मिल रहा है इस चीज़ को लेकर? सरकार की तरफ से मेरे को जैसे नौकरी नहीं मिली है, नौकरी नहीं मिली, बोले बच्चों को देंगे, आप बच्चों को देखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बच्चों को ड्यूटी मिलेगी। सरकार की तरफ से योगदान नहीं मिल रहा अभी? नहीं मिला है, पेंशन मिला है। पेंशन मिल रहा है जी। तो आपको हस्बैंड की कौन सी बातें हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती हैं, जिनको सोच के आपको कभी कल रोना भी आ जाता होगा, जो याद करते होंगी, बहुत ज़्यादा याद आती होंगी? हमारे हस्बैंड के ही तो जो हमारे बच्चे हैं अधूरे रह गए, हम भी अधूरे रह गए। क्या हमारा क्या साथ निभाए, कुछ नहीं निभा पाए। शादी के कितने साल तक आपके साथ रहे? 10 साल। 10 साल तक? जी। ठीक है। तो समाज में या सेना की तरफ से कुछ मिला है आपको? क्या वही पैसा मिला है? पैसा मिला है जी, सेना की तरफ से? जी। कुछ बदलाव आए हैं जिंदगी में पहले में और अब में? कुछ नहीं बदला है। संघर्ष तब की अपेक्षा और अब की अपेक्षा? जब आपके हस्बैंड थे तब, अब जब आप नहीं, अब नहीं है तब क्या? तो हमारे हस्बैंड थे तो बहुत अच्छे हम लोग थे, अब उतने अच्छे हम लोग थोड़ी ना हैं। परिवार वाले? परिवार हम ही लोग हैं, केवल 3 परिवार है, 2 बच्चे और हैं। हस्बैंड के जो मम्मी पापा थे उन लोगों? एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, एक्सपायर हो गए। उससे पहले एक्सपायर हुए थे मम्मी पापा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त एक और शहीद के परिवार के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी मैडम, इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमको बोलने का मौका दिए हैं। मैं वीरेंद्र कुमार पासवान, शहीद महेंद्र कुमार पासवान के छोटे भाई। आप उनके छोटे भाई हैं? हाँ। तो आपके भाई सेना में जब काम करते थे, इससे फैमिली वालों को कोई आपत्ति नहीं था कि क्यों जा रहे हैं सेना में या ऐसा कुछ? नहीं, हमारे भैया का लक्ष्य था ये, वो सिंचाई विभाग में भी हो गए थे सिलेक्शन, लेकिन उनका लक्ष्य था कि मेरे बदन पर वर्दी ही आए तो बेहतर रहेगा। तो परिवार वालों सपोर्ट में थे इसके कि विरोध में थे? नहीं, सब लोग सपोर्ट में थे। हम लोग को खून में एकदम जुनून है हम लोग का भर्ती होना। हमारा छोटा भाई है, वो सोचता है कि अभी वर्दी आके चला गया है, तो इसके लिए वो जी जान मेहनत कर रहा है कि फिर से भर दिया है। हाँ। तो जब आपको पता चला कि आपके भाई नहीं रहे, तब घर की स्थिति क्या थी? मैं तो वहीं पे था जहाँ पे वो शहीद हुए, मुंबई ओएनजीसी में शहीद हुए। मैं वहीं पे था और सुना तो मैं बहुत ही मतलब मालूम भी है, महसूस हो रहा था कि हमारे पैरों तले जमीन खसक गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सबसे बड़े बेटे थे? सबसे बड़े वो हैं, मैं मांझिल हूँ, उसमें से भी एक छोटा है। तो कितने साल हो गए? शहीद हुए 5 साल हो गए। 2019 में शहीद हुए। 2019 में? 2014 में सिलेक्शन हुआ उनका और 2019 में शहीद हुए। जब किस बेसिस, मतलब क्या काम कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? सियासत में सिटी डीसीपीओ के पद पर थे और पहला पोस्टिंग उनका बोकारो था, बीटीपीएस। सेकंड पोस्टिंग उनका मुंबई ओएनजीसी उरन में था, जिसमें गैस रिसाव हो रहा था और गैस रिसाव को फोन आया कि गैस लीकेज कर रहा है सर, आके एक बार चेक कर लीजिए। तो हमारे भैया सुबह ड्यूटी चेंज हो रहा था, उसी टाइम में गए और सर्च कर रहे थे तो देखे गैस रिसाव हो रहा था। तो उन्होंने ये भांप लिए थे कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। पहले ही अंदाजा लग गया था? पहले अंदाजा हो गया था कि बहुत बड़ा हादसा होने। उन्होंने क्या कि मेन वॉल ही जाकर के बंद कर दिए, उसको सर्च करते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत है और अपने सीनियर टीम को इन्फॉर्म कर दिए कि सर फायर गाड़ी यहाँ पे मौजूद हो तो अच्छा रहेगा, हादसा ना हो। हादसा ना बचाने के लिए। हाँ, तो तब तक गाड़ी लेके आ रहे थे, गेट तक गाड़ी आया था और ये भी सर्च करते गेट तक पहुँचे, तभी गाड़ी के साइलेंसर वगैरह से चिंगारी से ज्वलनशील, मतलब गाड़ी से ज्वलनशील की वजह से वजह तो ब्लास्ट हो गया। बस बहुत भीषण ब्लास्ट हुआ। आप उसको देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे एक बार जाके सर्च करेंगे ओएनजीसी उरन फायर कांड, तो तुरंत उसमें पूरा डिटेल दिखाएगा। तो सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिल रही है? नहीं, सरकार की तरफ से तो पैसा मिला है। आपको मिल रहा है कि उनकी वाइफ को? वाइफ को मिला है और कुछ परसेंटेज
पिताजी मम्मी को तो वाइफ घर में आती होती हैं? नौकरी हमारी भाभी करेंगी, अभी मिला नहीं है लेकिन वही करेंगे। वाइफ करेंगी उनकी। हाँ वही करेंगे। वो तो भी मायके- उनका घर में आना जाना है या कि नहीं है, सेपरेट हो गए हैं? नहीं, आना जाना जैसे कि जब भैया के एक बार साल में एक बार शहादत दिवस मनाता हूँ तो एक दिन पहले आती हैं, उसको कार्यक्रम खत्म होता है उसके बाद फिर चली जाती हैं। मतलब वो घर पे नहीं रहते हैं? नहीं, घर पे नहीं रहती हैं। मतलब जो सरकार के द्वारा पैसे या जो नौकरी मिल रहे हैं वो उनकी वाइफ को ही मिलेंगे, उनको ही हाँ, मिलेंगे। 100% नॉमिनी वही थी तो उन्हीं को नौकरी मिलेगा ना और पैसा। अच्छा, तो ये बदलाव कुछ समाज में आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति कुछ ऐसा देखने को मिला शहीद भाई के? भैया शहीद हुए हैं तो हमें थोड़ा कष्ट तो होता है कि मतलब हमारे भाई नहीं है हमारे बीच, हमारे समझिए कि हमारे गुरु हमारे पिता समान थे, लेकिन एक तरफ गर्व भी होता है कि मैं उनका भाई हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं शहीद महेंद्र कुमार पासवान के भाई हूँ और मैं उनके याद में हर साल उनके 30 सितंबर को मैं वृक्षारोपण कराता हूँ उनके याद में शहादत दिवस के दिन पे, और पुष्पांजलि अर्पित हर साल वृक्षारोपण करते हाँ हैं? हर साल करता हूँ। 501 वृक्षारोपण फल वाला कराता हूँ। फल वाले का। हाँ, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आदित्य द्विवेदी, तो इनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें आपने जो सेना पे जो जवान शहीद हो गए हैं उनके फैमिली को बुला के सम्मान दिया है, उनके लिए एक जो अनोखा पहल किया है, या उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, युवाओं में शहीदों के प्रति, सेना के प्रति भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम उसको जागृत करने का एक प्रयास किए, पहली बात। दूसरी बात, शहीदों का सम्मान हमारे पूरे देश का सम्मान है। हम इस चीज़ को समाज में कितने बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित कर पाएँ कि कम से कम समाज भी इस कार्यक्रम से प्रेरित हो, हमने यही प्रयास किया। इस नाते हमने शहीद दिवस के दिन शहीद परिवारों को चयनित किया। शहीद परिवारों को चयनित करने के पीछे हमारा उद्देश्य था, शहीद दिवस के दिन कार्यक्रम सब लोग करते हैं, सब लोग माला पहनाते हैं, सब लोग पुष्पांजलि करते हैं, सबका भाव अलग अलग होता है। हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना जो हमारे देश में शहादत, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, हम उनके परिवार को क्यों ना सम्मानित करें। ये पहल इसी बीच स्टार्ट किया या पहले से करते आ रहा है? हम 2018 में पूरी टीम ने किया था। तभी से चल रहा है ये पहल? तभी से नहीं, 2018 में हमने किया, फिर उसके बाद कुछ गैप रहा, कोविड आ गया, सब अपने अपने जगह व्यस्त रहे। इस बार हमने पुनः इस कार्यक्रम को, बीच में 2 साल का गैप आया, मतलब बीच में 6 साल का गैप हो गया। 6 साल का? हाँ, 6 वर्ष। 18 के बाद फिर डायरेक्ट 25 में। कारण उसका क्या रहा, उस कारण हम उसको थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। 18 के बाद 19 में हम 18 में ही हम संगठन मंत्री चले गए, पूर्णकालिक निकल गए, जिससे हम इस जिले में नहीं थे, आजमगढ़ थे। आजमगढ़ होने के बाद फिर हम 2 वर्ष वहाँ रहे, 2 वर्ष के बाद रहे तो कोविड आ गया। कोविड के बाद चीज़ें हम पिछले वर्ष भी करना चाह रहे थे, लेकिन तो इतना बड़ा आपके गैर मौजूदगी में कोई था नहीं क्या जो इसको आगे ले चले या करवा सके, ऐसा कोई? अब इस होता तो होता पे है। हम कैसे कह पाए। जैसे हमने विचार तो प्रकट किया, लेकिन चीज़ें वो सुटेबल नहीं हो पाती। इसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, कोई भी चीज़ बिना व्यवस्थापक, अगर कोई व्यवस्थापक न हो, कोई अग्रणी ना हो तो नहीं हो पाता है। ये समस्या करने वाला चाहे तो कर सकता है। हाँ, करने वाले हम तो उसके बाद हमारी इच्छा ये थी कि हम 2018 के बाद से इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करें। जैसे हम इस बार 2025 में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, अब हम आपको हर वर्ष आमंत्रित करेंगे हाँ, हम आएंगे, कोई बात नहीं। और हम हर वर्ष इस कार्यक्रम को हर वर्ष करेंगे अब। और इस बार मंडल पूर्वांचल रत्न नाम देने के पीछे हमारा ये था कि हम पूरे पूर्वांचल के शहीद परिवार तक पहुंचेंगे। जैसे आपने इस कार्यक्रम को देखा होगा कि हमने एक जिले से शहीद परिवार नहीं बुलाया था, हमने 4 जिले से शहीद परिवार बुलाया था। 4 जिलों से? हाँ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। तो हम कहीं ना कहीं अपने स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम और शहीद परिवार, पूरा पूर्वांचल कवर करने का इरादा है? पूर्वांचल हो जाएगा तो हम पूरे प्रदेश पे जाएंगे, पूरा प्रदेश हो जाएगा तो हम पूरे भारत पे जाएंगे। मतलब लक्ष्य बड़ा है? लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य क्योंकि शहीदों को है, शहीदों के लोग करके है तो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। बिना लक्ष्य तो इस बार तो ब्रेक नहीं आएगा ना 4 साल या 5 साल का जैसे पहले आ गया था? हमने एक बात कहा, हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे और अगले वर्ष हो सकता हो इससे दुगुनी व्यवस्था में हम ये कार्यक्रम करें। आप इस व्यवस्था में आई होंगी, देखी होंगी कि पूरे शहर से लोग बिना बुलाए भी आए थे और शहीद दिवस के दिन हमको लगता है इससे बड़ा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में नहीं हुआ होगा। तो लोग आए, जुड़े। जब लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम पीछे क्यों हटेंगे। लोगों के बदौलत ही कार्यक्रम करते हैं हम, वही लोग हमको सहयोग करते हैं, वही लोग इस कार्यक्रम को कराते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद।